हेलो स्टूडेंट्स, आप हिस्ट्री का आज थर्ड लेसन भूमंडलीकृत विश्व का बनना पढ़ने जा रहे हैं। इसको पहले हम समझते हैं। यह अध्याय वैश्वीकरण पर आधारित है। वैश्वीकरण क्या है? व्यक्तियों, सामानों और नौकरियों का एक देश से दूसरे देश तक के स्थानांतरण को वैश्वीकरण कहते हैं। यह नई बात नहीं है, यह पुराने समय से चला आ रहा है। जैसे कि 15वीं शताब्दी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, और इससे पहले भी सिल्क रूट से सामान का आना जाना और लोगों का एक देश से दूसरे देश तक की आवाजाही लगी रहती थी। वैश्वीकरण और औद्योगिकरण दोनों मिलकर हमारे दैनिक जीवन को बदलकर रख दिए हैं। 18वीं शताब्दी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत दुनिया का सबसे धनी देश था। एशियाई व्यापार भी उन्हीं का दबदबा था। उस समय कुछ वीटो शब्द प्रयोग होते थे, आयात शुल्क होते थे, विनिमय दर होती थी। आपने पहले भी जैसे पढ़ चुके हैं। वीटो क्या है? इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति के किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाता है। आयात शुल्क क्या होता है? किसी दूसरे देश से आने वाली चीजों पर वसूल किया जाने वाला कर या टैक्स या शुल्क, इसे आयात शुल्क कहते हैं। ये शुल्क उस जगह पर लिया जाता है जहां से वह चीज देश में आती है, यानी सीमा पर या बंदरगाह या हवाई अड्डे के द्वारा। विनिमय दर यानी मुद्रा दर। इसके अतिरिक्त पहले ये समझिए कि भूमंडलीकृत विश्व क्या है। भूमंडलीकृत विश्व या वैश्वीकरण स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की एक प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जैसे कि जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। वस्तुतः यह प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों का एक संयोजन है। यह बात भी सही है कि भूमंडलीकरण का या वैश्वीकरण का शब्द का प्रयोग प्रायः आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में ही किया जाता है। चलिए हम पहले पढ़ते हैं, आधुनिक युग से पहले क्या था। जब वैश्वीकरण के संबंध में चर्चा की जाती है तो सामान्यतः एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात होती है जो पिछले लगभग 50 वर्षों से ही विकसित हुई है। लेकिन सच्चाई यह है कि इसका एक बहुत बड़ा लंबा इतिहास रहा है। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण की प्रक्रिया के जो चिन्ह आधुनिक युग से पहले के समय में भी देखे जा सकते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा मानव समाज एक दूसरे के सन्निकट आया और इतिहास के प्रत्येक दौर में मानव समाज एक दूसरे के अधिक पास आते चले गए। प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी, तीर्थयात्री और ऐसे सभी लोग ज्ञान या अवसरों या आध्यात्मिक शांति के लिए या उत्पीड़न या यातनापूर्ण जीवन से बचने के लिए दूर दूर की यात्राएं करते थे। 3000 वर्ष पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता उस भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है जिसे हम आज भी पश्चिम एशिया के नाम से जानते हैं। मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियां चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुंचती नहीं। मालदीव में इनका कौड़ियों का प्रयोग पैसे या मुद्रा के रूप में किया जाता था। चलिए अब हम पढ़ते हैं रेशम मार्ग। रेशम मार्ग को सिल्क रूट भी कहते थे। इनसे दुनिया जोड़ी जाती थी, यानी एक प्राचीन मार्ग जो एक देश से दूसरे देश के या महादेश से महादेश को जोड़ने के लिए माना जाता था। आधुनिक काल से पहले के युग में विश्व के विभिन्न भागों के मध्य व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान का सबसे जीवंत उदाहरण रेशम सिल्क मार्गों के रूप में दिखाई देता है। इस मार्ग का नामकरण चीनी रेशम के पश्चिम की ओर से भेजे जाने के कारण पड़ा। जमीन और समुद्र से होकर गुजरने वाले ये मार्ग न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप एवं उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। इसी मार्ग से चीन के पादरी भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े व मसाले संसार के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचते थे। वापसी में ये व्यापारी यूरोप में एशिया से सोना, चांदी और कीमती धातुएं लाते थे। इस प्रकार व्यापारी और सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रियाएं साथ साथ चलती रहती थीं। जब व्यापारी रेशम मार्ग के द्वारा विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचते थे
तो वे अपने साथ केवल वस्तुएं ही नहीं ले जाते थे, बल्कि उनके साथ अपनी सांस्कृतिक तत्व जैसे धर्म, वेशभूषा, भाषा, ज्ञान, विचार, अधिकार, मूल्य, मान्यताएं आदि भी ले जाते थे। रेशम मार्ग को विभिन्न शाखाओं से होकर ईसाई मिशनरियों ने एशिया में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। इसी रास्ते से मुस्लिम धर्मोपदेशक भी आए। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी इसी मार्ग से हुआ। भोजन की यात्रा और स्पैगेटी आलू भी यहीं से प्राप्त हो। कैसे शुरू हुआ, कैसे मिले हमें, इसको हम चलिए जानते हैं। हमारा भोजन दूर स्थित देशों के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान का अच्छा उदाहरण तो प्रस्तुत करता ही है। जब भी व्यापारी या यात्री किसी नए देश में जाते थे तो किसी न किसी प्रकार से नई फसलों का प्रसार कर रहे होते थे। झटपट तैयार होने वाला भोजन या फास्ट फूड के प्रारंभिक उद्भवकर्ता से भी ये हो सकते हैं, क्योंकि समय या परिस्थितियों के अनुसार ऐसा संभव है। ऐसा माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम के देशों में पहुंचा और इसी से इस पद्धति का भी जन्म हुआ। यह एक प्रकार का लंबा पतला बेलनाकार पास्ता रूप में होता है जो सूजी और आटे से तैयार किया जाता है। इस प्रकार का जो ये नूडल्स है, यह भी संभव है कि यह पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं शताब्दी में इटली के टापू सिसिली पहुंच गया। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे बहुत सारे दूसरे खाद्य पदार्थ जो लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका के महाद्वीप की खोज की। हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों अर्थात अमेरिकी इंडियनों से हमें प्राप्त हुए हैं। आलू का प्रयोग शुरू करने पर यूरोप में गरीबों का जीवन पूरी तरह से बदल, उनका भोजन अच्छा हो गया और औसत आयु बढ़ने लगी। गरीबों के लिए यह एक वरदान था। आयरलैंड के लोग आलू पर इस सीमा तक आश्रित हो गए थे कि जब 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी से आलू की फसल नष्ट हो गई तो लाखों लोग भूखमरी के कारण मर गए। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। विजय, बीमारी और व्यापार। 15वीं से 16वीं शताब्दी तक यूरोप ने समुद्रों के रास्ते के जरिए विश्व का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। उस समय तत्कालीन अमेरिका में वृहद क्षेत्र सम्मिलित थे, जिनमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह आते थे। क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अपनी खोज से पहले अमेरिका दुनिया के लिए एक अज्ञात था, लेकिन 16वीं शताब्दी से उसकी विस्तृत सीमाओं में फैली भूमि, अच्छी फसलें और खनिज पदार्थ अपनी समृद्धि के लिए दुनिया में चर्चा का विषय बन गए। आज के पेरू और मैक्सिको में पाई जाने वाली खानों से निकलने वाली कीमती धातुओं, विशेष रूप से चांदी, ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिम एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान की। 17वीं सदी के आते आते पूरे यूरोप में दक्षिणी अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह की चर्चा होने लगी। इन्हीं चर्चाओं के कारण वहां के लोग एल डोराडो का सोने का शहर मानने लगे। 16वीं शताब्दी के मध्य में आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का अभियान शुरू हो गया था। इन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना प्रारंभ कर दिए, यानी बंधक अंग्रेज बनाना शुरू कर दिया। इसी समय चेचक भी बीमारी के रूप में फैल गई। यूरोपीय सेनाएं केवल अपने सैनिक बल पर ही नहीं जीती थी। स्पेनिश सेनाओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म के सैनिक हथियार कोई नहीं थे, बल्कि ये हथियार चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों व अफसरों के साथ अमेरिका पहुंचे। अमेरिका जो लाखों वर्षों से शेष विषय में अलग थलग था, उसके निवासियों के शरीर में यूरोप से आने वाली चेचक बीमारी से बचने की कोई रोग प्रतिरोधक क्षमता भी नहीं थी। फलस्वरूप इस नए स्थान पर चेचक बहुत भयंकर सिद्ध हुआ। जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंचे थे, वहां इस बीमारी के चपेट में लोग आने लगे और इस बीमारी से पूरा समुदाय ही समाप्त हो गया। इस तरह यूरोपियों की जीत का रास्ता आसान हो गया। उनकी आर्थिक स्थिति भी उन्नति हुई। 19वीं शताब्दी तक यूरोप में गरीबी स्थिति बहुत चिंताजनक थी। लोग गरीब थे, उन्हें भूखा रहना पड़ता था। शहरों में अत्यधिक भीड़ भाड़ थी और लोग बीमारियों से परेशान थे। ऐसी स्थिति में बहुत से लोग यूरोप को छोड़कर समृद्ध अमेरिका में जाने लगे। 18वीं शताब्दी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए
गुलामों से काम कराकर यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा। 18वीं शताब्दी का समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को विश्व में सबसे धनी देशों में गिना जाता था। 15वीं शताब्दी से ही चीन द्वारा अन्य देशों में उनके साथ संबंध कम कर दिया और इस कारण अब विश्व से अलग थलग पड़ने लगा। बदली हुई परिस्थिति में यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। 19वीं शताब्दी में जो 1815 से लेकर 1914 तक थी, उसमें विश्व तेजी से बदलने लगा। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारक समवेत होकर संपूर्ण समाज को बदलने का कारण बनने लगे। अब विदेशी संबंधों का नए ढंग से विकास हो रहा था। आर्थिक गतिविधियां सर्वोपरि हो गई थी। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय अदला बदली, यानी जैसे आपको पहले बताया था कि विनिमय दर क्या होती है, मुद्रा का आदान प्रदान, ये प्रक्रिया अस्तित्व में आई। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 प्रकार की गतियों या प्रवाहों का भी उल्लेख किया है। इसमें पहला प्रवाह व्यापार को रखा उन्होंने, जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूं आदि के व्यापार तक सीमित था। दूसरा श्रम प्रवाह का होता था या दूसरा श्रम का प्रवाह होता था। इसमें लोग काम या रोजगार की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तीसरा प्रवाह पूंजी का निवेश होता था, जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में निवेश कर दिया जाता था। ये तीनों प्रकार के प्रवाह एक दूसरे से जुड़े हुए थे और लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित करते थे। इसी के साथ विश्व अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। 18वीं सदी के अंतिम दशकों में यूरोपीय देश ब्रिटेन की जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। भोजन की मांग बढ़ने लगी। शहरों का विस्तार होने और उद्योगों के बढ़ने के कारण कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी। कृषि उत्पाद महंगे होने लगे। बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर सरकार ने मक्के के आयात पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। जिन कानूनों के द्वारा सरकार ने प्रतिबंध लागू किया था उन्हें कार्न लॉ कहा जाता था। खाद्य पदार्थों के अधिक मूल्यों से परेशान उद्योगपतियों और शहर में बसने वाले लोगों ने सरकार को इस बात के लिए बाध्य किया कि वह कार्न लॉ को तुरंत समाप्त कर दे, क्योंकि गरीब होने लगे थे लोग। इस प्रकार कार्न लॉ की समाप्ति का पर जो है विकास होने लगा और उसका प्रभाव भी पड़ा। कार्न लॉ के समाप्त हो जाने के बाद बहुत कम मूल्य पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों से भी कम थी। विशाल भूभागों पर खेती बंद हो गई। हजारों लोग बेरोजगार हो गए। गांव से उजड़कर वे या तो शहरों में या दूसरे देशों की ओर पलायन करने लगे। जब खाद्य पदार्थों के मूल्य में गिरावट आई तो ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बहुत बढ़ गया। खाद्य पदार्थों का और अधिक मात्रा में आयात होने लगा। पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन की खाद्य आपूर्ति करने के लिए जमीनों को साफ करके खेती किए जाने लगे और श्रम का प्रभाव बढ़ने लगा। खेती के लिए जमीन को साफ कर देना ही पर्याप्त नहीं था, बल्कि खेतीहर क्षेत्रों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे की भी आवश्यकता थी। अधिक मात्रा में माल ढुलाई के लिए नई गोदियां बनाना और पुरानी गोदियों को फैलाना आवश्यक था। नई जमीनों पर खेती करने के लिए यह आवश्यक था कि दूसरे क्षेत्रों के लोग भी वहां आकर बसें, या नए नए घर बनाना और नई नई बस्तियां बसाना भी आवश्यक हो गया। इन सब कार्यों के लिए पूंजी और श्रम की आवश्यकता थी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर श्रमिकों की कमी थी वहां लोगों को ले जाकर बसाया जाने लगा, अर्थात श्रम का प्रवाह होने लगा। वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का भी उद्भव हुआ, यानी नए जहाज बनाए गए और रेलवे का निर्माण किया गया। इस प्रकार बदली हुई परिस्थितियों में श्रम विभाजन, श्रम विस्थापन के रुझानों, पूंजी प्रवाह, पारिस्थितिकी और तकनीक में बड़े परिवर्तन आ चुके थे। अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे से नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर से आने लगा था। खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे, पैदा करने वाले जो औद्योगिक मजदूर करने लगे थे वो। रेलवे का नेटवर्क इसी कारण बिछाया गया था। पानी के जहाज़ों से इसे एक देशों से दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था। इन जहाज़ों पर दक्षिण यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियाई द्वीप समूह के मजदूरों से बहुत कम वेतन पर काम लिया जाता था। इसे ही हम वैश्वीकरण कहते हैं।
तकनीकी की भूमिका भी शुरू हुई। वैश्वीकरण में तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। रेलवे, भाप से चलने वाले पानी के जहाज, टेलीग्राफ आदि बदलाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। 19वीं शताब्दी में आए परिवर्तनों की कल्पना नहीं की जा सकती थी। तकनीकी प्रगति सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों का परिणाम भी होती थी। 1870 के दशक तक अमेरिका में यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। उसमें केवल जीवित जानवर ही भेजे जाते थे जिन्हें यूरोप ले जाकर ही काटा जाता था। लेकिन जीवित जानवर बहुत अधिक स्थान घेरते थे और लंबे सफर में मर भी जाते थे, बीमार भी पड़ जाते थे। तो यूरोप के गरीब की पहुंच से ये सब बाहर था। दूसरी ओर ऊंची कीमतों के कारण मांस उत्पादों की मांग और उत्पादन भी कम रहता था। तो नई तकनीक के आने पर यह स्थिति बदल गई। पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित कर दी गई, जिसमें ठंडक के कारण मांस जल्दी खराब नहीं होते थे। चीज़ों को लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सकता था इसके बाद जानवरों को यात्रा से पहले ही मारा जाने लगा। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन सभी स्थानों से जानवरों की बजाय इनका मांस ही यूरोप भेजा जाने लगा। इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्च कम हो गया, बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए। 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद भी शुरू हुआ। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में व्यापार तेजी से बढ़ा और बाजार तीव्रता से फैलने लगे। उपनिवेश क्या है? जब कोई मजबूत या विकसित देश किसी दूसरे कमजोर देश में अपना शासन स्थापित करता है तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन करने वाले विदेशी क्षेत्रफल में बहुत वृद्धि कर ली। बेल्जियम और जर्मनी नई उपनिवेशिक शक्तियों के रूप में सामने आ गए। रिंडर पेस्ट और मवेशी प्लेग फैलने लगा। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। पशुओं में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। सदियों तक अफ्रीकियों के जीवन और कामकाज जमीन और पालतू पशुओं के सहारे ही चलता रहता था, तो वहाँ पैसे या वेतन पर काम करने वालों का चलन ही नहीं था। 19वीं सदी के अंत में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम मिलते थे जिन्हें वेतन के रूप में पैसे से खरीदा जा सकता था। 19वीं सदी के अंत में यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई थीं। यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागानी खेती करने और खाद्यान्नों का दोहन करना चाहते थे ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके, लेकिन वहां तक ऐसी समस्या आने लगी जिसकी उन्हें उम्मीद ही नहीं थी। वहां के लोग कम वेतन पर काम नहीं करना चाहते थे। मजदूरों की भर्ती उन्हें अपने पास रोके रहने के लिए मालिकों ने बहुत सारे उपाय अपनाकर देख लिए, लेकिन बात नहीं बनी। अब परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी, ऐसा उन्होंने अपना कानून बनाया। इस कानून के द्वारा परिवार के बाकी लोगों को श्रम बाजार में ढकेलने का प्रयास किया जाने लगा। खान कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया गया। इससे खुले आम घूमने फिरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। रिंडर पेस्ट के बीमारी के कारण उपनिवेशकारों के मंसूबों की पूर्ति पे हम पढ़ते हैं। अफ्रीका में रिंडर पेस्ट नाम की एक बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के अंतिम सालों में फैली। उस समय पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। यह इतालवी सैनिकों का पेट में जो जानवर लाए जाते थे, तो ये बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए उन्हीं जानवरों के द्वारा उनके पास तक पहुंची। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप में प्रवेश करने वाली यह बीमारी बहुत तेजी से पश्चिमी अफ्रीका की ओर बढ़ने लगी। रिंडर पेस्ट बीमारी अफ्रीका के 90% पशुओं की मौत का कारण बनी। पशुओं को खत्म हो जाने से अफ्रीकियों के रोजी रोटी के साधन ही खत्म हो गए। अपनी सत्ता को और मजबूत करने तथा अफ्रीकियों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहां के बागान मालिकों और खान मालिकों तथा औपनिवेशिक सरकार ने बचे खुचे पशु भी अपने कब्जे में ले लिए। इसके बाद उन्होंने क्या किया? भारत से अनुबंधित श्रमिकों को ले जाने लगे। भारत से अनुबंधित व गिरमिटिया श्रमिकों को ले जाए जाना भी
19वीं सदी के विश्व की विविधता को स्पष्ट करता है। यह स्थिति तीव्र आर्थिक वृद्धि के साथ साथ लोगों के कष्टों की वृद्धि, कुछ लोगों की आय में वृद्धि और दूसरों के लिए अत्यधिक गरीबी भरी थी। दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न, अर्थात इसको हम दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न का कारण कह सकते हैं। उत्पीड़न का ये कारण बनी। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को विशेष प्रकार के अनुबंध या एग्रीमेंट के लिए अंतर्गत ले जाया जाता था। इन अनुबंधों में यह शर्त होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागान में 5 साल तक काम कर लेंगे तो वे स्वदेश लौट सकते थे। भारत के अधिकतर अनुबंधित श्रमिक वर्तमान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत, तमिलनाडु के सूखे क्षेत्रों से ही जाते थे। मजदूरों की भर्ती का काम मालिकों के एजेंट के द्वारा किया जाता था। एजेंटों को कमीशन मिलता था। बहुत सारे अप्रवासी अपने गांव में होने वाले उत्पीड़न और गरीबी से बचने के लिए भी इन अनुबंधों को मान लेते थे। 19वीं सदी के इस अनुबंध व्यवस्था को बहुत से लोगों ने नई दास प्रथा का नाम भी दिया। बागानों में या कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता था कि वे जैसी उम्मीद कर रहे हैं वैसी वहां स्थिति नहीं है। अनुबंधित मजदूरों का दूसरे देशों में जाना और उस देश के लोगों का साथ घुल मिल जाना सांस्कृतिक समागम के ये स्वरूप एक नई वैश्विक दुनिया के उदय की प्रक्रिया का अंग थे। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों से ही भारत के राष्ट्रवादी नेता इस प्रथा का विरोध करने लगे थे। उनकी दृष्टि बहुत अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था वाली थी। इस दबाव के कारण सन 1921 में इसे खत्म कर दिया गया। विदेश में भारतीय उद्यमी कैसे आए, ये देखिए। जिस तरह से बाजार विकसित हो रहा था उस स्थिति से विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ या फसलें उगाने के लिए पूंजी की आवश्यकता थी। बड़े बागानों के लिए पूंजी बाजार व बैंकों से मिल जाती थी, किंतु गरीब किसान पूंजी के लिए बहुत परेशान थे। शिकारपुरी श्राफ और नटकोटई चेटियार इसी तरह के लोग थे। ये उन सारे बैंकरों और व्यापारियों में से थे जो मध्य एवं दक्षिण पूर्व एशिया में नियतोन्मुखी खेती के लिए कर्जे देते थे, यानी उनको आगे बढ़ने के लिए कर्जे देते थे। इसके लिए वे या तो अपने पास से पैसा लगाते थे या यूरोपीय बैंकों से कर्ज लेते थे। अफ्रीकी में भी यूरोपीय उपनिवेशकारों के साथ साथ भारतीय व्यापारियों और महाजन भी जा पहुंचे। हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे नहीं जा निकले। 1860 के दशक से उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए। भारतीय व्यापार, औपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। तत्कालीन समय में भारतीय व्यापार समृद्ध अवस्था में था। भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का यूरोपीय देशों में निर्यात किया जाता था। औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा। इस कारण वहां के उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि वह कपास के आयात पर रोक लगाए और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दे। फलस्वरूप ब्रिटेन के आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क लगा दिया गया। वहां महीन भारतीय कपास की आयात कम होने लगा था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही ब्रिटिश सरकार अब कपड़ा उत्पादन एक दूसरे देशों से भी अपने कपड़े के व्यापार के लिए नए नए बाजार ढूंढने लगे थे। सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजारों से बहिष्कृत हो जाने के बाद भारतीय कपड़ों की दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी बड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। यदि भारतीय निर्यात के आंकड़ों को देखा जाए तो पता चलता है कि सूती कपड़े के निर्यात में लगातार गिरावट का ही रुझान बना रहा। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था, जो 1815 से घटकर 15% रह गया। 1815 में कितना घट गया? 15% रह। पहले कितना था? 30 था। 1870 तक तो यह अनुपात केवल 3% ही रह गया। अब भारत में निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था, लेकिन कच्चे माल का निर्यात बढ़ता जा रहा था। सन 1812 से सन 1871 के बीच कच्चे कपास का निर्यात 5% से बढ़कर 35% तक पहुंच गया था। कपड़ों की रंगाई के लिए प्रयोग होने वाले नील का भी कई दशक तक बड़े पैमाने पर निर्यात होने लगा। उसके बदले चीन से ही ये
1820 के समय में दशक में चीन को बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात किया जाने लगा। कुछ तो समय तक तो भारतीय निर्यात में अफीम का हिस्सा सबसे अधिक रहा। उसके बदले चीन क्या करता था, चीन से ही चाय और दूसरे पदार्थों का आयात किया जाता था। 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की बहुत अधिकता हो गई। भारत में ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्यान्न व कच्चे माल के निर्यात में बढ़ोतरी हुई। ब्रिटेन से जो माल भारत भेजा जाता था, उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से बहुत अधिक होती थी। भारत के साथ साथ ब्रिटेन सदैव व्यापार अधिशेष की अवस्था में ही रहता था। इसका अर्थ यह था कि आपसी व्यापार में सदैव ब्रिटेन को ही लाभ होता था। ब्रिटेन इस लाभ के बल पर दूसरे देशों के साथ होने वाले व्यापारी घाटों की भरपाई करता था। ब्रिटेन के व्यापार से जो शुद्ध लाभ प्राप्त होता था, उसे जो तथाकथित होम चार्जेज होते थे, देशी खर्चे होते थे, उसकी व्यवस्था की जाती थी। इसके अंतर्गत ब्रिटिश अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर भेजी गई निजी रकम, भारतीय बाजारी कर्जों पर ब्याज और भारत के काम कर चुके ब्रिटिश अफसरों की पेंशन भी सम्मिलित थी। अब महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था आ गई। प्रथम विश्व युद्ध मुख्यतः यूरोप में ही लड़ा गया था, किंतु इसका प्रभाव संपूर्ण विश्व पर पड़ा। युद्धकालीन रूपांतरण हुआ। एक तरफ मित्र राष्ट्र, दूसरी तरफ जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, और केंद्रीय राज्य जिसमें मित्र राष्ट्र जीत गए। प्रथम विश्व युद्ध दो खेमों के बीच लड़ा गया था। एक और मित्र राष्ट्र अर्थात ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, तो दूसरी ओर केंद्रीय शक्तियां अर्थात जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन तुर्की थे। अगस्त 1914 में जब युद्ध शुरू हुआ तो उस समय बहुत सी सरकारों को ये लगता था कि युद्ध कम समय में खत्म हो जाएगा। युद्ध के कारण दुनिया की बहुत सी शक्तिशाली आर्थिक शक्तियां के बीच संबंध टूट गए। अब वे देश एक दूसरे से बदला लेने के लिए तैयार हो गए। इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी कर्जा लेना पड़ा। परिणाम स्वरूप इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार के बजाय कर्जदाता देश बना दिया। युद्ध के बाद दूसरे देशों में अमेरिका व उसके नागरिकों की संपत्तियों की कीमत अमेरिका में दूसरे देशों की सरकारों व उन नागरिकों के बीच स्वामित्व या नियंत्रण वाली संपदाओं से कहीं अधिक हो चुकी थी। उसमें कुछ युद्धोत्तर सुधार भी हुए। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद आर्थिक स्थिति पुनः पहले वाली स्थिति में लाने का काम बहुत कठिन था। युद्ध से पहले ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। युद्ध के बाद सबसे बड़ा संकट तो उसे ही झेलना पड़ा। युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से बहुत कर्ज लिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेशी कर्जों में दब चुका था। प्रथम विश्व के कारण मांग, उत्पादन और रोजगार में बहुत वृद्धि हुई, किंतु यह अवस्था बहुत समय तक स्थायी नहीं रही। 1921 में 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। 1921 में 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं में संकट थी। युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था। युद्ध से पहले पूरी यूरोप एक बड़ा केंद्र तो था ही, युद्ध के दौरान वह आपूर्ति अस्त व्यस्त हो गई। कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जैसे जैसे युद्ध समाप्त हुआ, पूरी यूरोप में गेहूं की पैदावार सुधरने लगी और विश्व बाजार में गेहूं की अधिकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। अनाज की कीमतें गिर गईं, ग्रामीण आय कम हो गई थी और किसान गहरे कर्ज में फंस गया था। अब बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग शुरू हो गए। अमेरिका में सुधार की गति तेज रही। 1920 के दशक में अमेरिका की अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। इसे वृहत उत्पादन के नाम से जाना गया। 1920 के दशक में वृहत उत्पादन अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन की विशेषता बन गया। अमेरिका के कार निर्माता हेनरी फोर्ड वृहत उत्पादन के प्रसिद्ध प्रणेता थे। उन्होंने अपने कारखानों में आधुनिक असेंबली लाइन स्थापित कर दी। असेंबली लाइन एक ऐसी तकनीकी व्यवस्था थी जिसमें एक क्वेनर या
कन्वेयर बेल्ट के वस्तुएं रखी जाती थी और सुव्यवस्थित तरीके से ही एक साथ अनेक वस्तुएं गंतव्य तक पहुंच जाती थीं। असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक ही काम जैसे कार के विशेष पुर्जे के लागत को ही लगाते रहना, मशीनी ढंग से बार बार काम करते रहना होता था। काम की गति इस तरह से तय होती थी कि कन्वेयर बेल्ट किस गति से चलती है। यह काम की गति बढ़ाकर प्रत्येक मजदूर की उत्पादकता बढ़ाने वाला उपाय था। कन्वेयर बेल्ट के साथ खड़े होने के बाद कोई मजदूर अपने काम में ढील करने या कुछ क्षणों के लिए भी अवकाश लेने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इस व्यवस्था में मजदूर अपने साथियों के साथ बातचीत भी नहीं कर सकते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि हेनरी फोर्ड के कारखाने की असेंबली लाइन से हर 3 मिनट में एक कार तैयार होकर निकलने लगी। इससे पहले की पद्धतियों की तुलना में यह गति कई गुना थी और उत्पादन का निर्यात भी अलग अलग देशों में तेजी से होने लगा। 1920 के दशक में आवास और निर्माण क्षेत्र में आए उछाल से अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था। सन 1923 में अमेरिका शेष विश्व के पूंजी का निर्यात पुनः करने लगा और वह दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया। अब क्या हो गया? महामंदी का दौर शुरू हो गया। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ सन 1929 से हुआ। यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। इस दौरान विश्व के अधिकतर भागों में उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में अत्यधिक गिरावट आई। यद्यपि इस मंदी का समय और प्रभाव सभी देशों पर एक जैसा नहीं था, किंतु यह अवश्य था कि कृषि क्षेत्र पर इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ा। इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि औद्योगिक उत्पादों की तुलना में खेतिहर उत्पादों की कीमतों में कमी अधिक समय तक बनी रह गई। महामंदी के कई कारण थे। पहला कारण यह था कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी और कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों के कारण स्थिति और खराब हो गई थी। कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लगी, तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे ताकि कम कीमत पर ही सही लेकिन ज्यादा माल पैदा करके वे अपनी आय का स्तर बनाए रख सकें। फलस्वरूप बाजार में कृषि उत्पादों की उपलब्धता और बढ़ गई। इस स्थिति में कीमतें और नीचे चली गईं। खरीदारों के अभाव से कृषि उपज पड़ी सड़ने लगी। दूसरा कारण यह था कि 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्जे लेकर अपनी निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया था। लेकिन अमेरिकी महामंदी का भले ही विश्व के सभी देशों का एक जैसा प्रभाव न पड़ा हो, किंतु अमेरिकी पूंजी के कारण लौट आने कारण संपूर्ण विश्व पर प्रभाव अवश्य ही पड़ा। यूरोप में कई बड़े बैंक दिवालिया हो गई। कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह गिर गई। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूल करने लगी। इस निर्णय ने विश्व व्यापार को बहुत अधिक प्रभावित कर दिया। सन 1933 तक 4000 से अधिक बैंक बंद हो चुके थे और सन 1929 से सन 1932 के बीच लगभग 1,10,000 कंपनियां चौपट हो चुकी थीं। भारत में भी महामंदी का प्रभाव पड़ा। औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यातक और तैयार माल का आयातक बन चुका था। उस समय तक महामंदी ने भारतीय व्यापार को तत्काल प्रभावित किया। सन 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए। मंदी के इन्हीं सालों में भारत कीमती धातुओं विशेषकर से सोने का निर्यात करने लगा। 1931 में मंदी अपने चरम सीमा पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। इस समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। कीमतें गिरते जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालत ठीक नहीं थी। शहरों में रहने वाले लोगों की हालत ठीक रहने लगी। इनकी आय निश्चित थी, जैसे शहर में रहने के वाले जमींदार जिन्हें अपनी जमीन पर बंधा भाड़ा किराया मिलता था, या मध्यवर्गीय वेतनभोगी कर्मचारी। राष्ट्रवादी खेमे के दबाव में उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया था, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश में तेजी आई।
विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण हुआ और युद्धोत्तर काल कैसे हुआ, आगे चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के केवल 2 दशक बाद द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। यह युद्ध भी 2 बड़े खेमों के मध्य हुआ। एक गुट में धुरी शक्तियां नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली थी, तो दूसरा गुट मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका का था। इस युद्ध ने अत्यधिक सामाजिक तबाही और आर्थिक हानि को जन्म दिया। ऐसी दशा में पुनर्निर्माण का काम बहुत कठिन हो। युद्ध के बाद पुनर्निर्माण का काम दो बड़े प्रभावी और छत्र छाया से आगे बढ़ा। पश्चिम विश्व में अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से एक वर्चस्व शक्तिशाली देश बन चुका था। जिस समय संपूर्ण पूंजीवादी विश्व महामंदी से जूझ रहा था, उसी दौरान सोवियत संघ के लोगों ने अपने देश को एक पिछड़े खेतिहर देश के स्थान पर विश्व शक्ति की स्थिति में ला खड़ा किया। युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रेटन वुड्स संस्थान, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। 2 महायुद्धों के दौरान मिले आर्थिक अनुभवों से अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने जो 2 महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले। पहला, वृहत उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता था, लेकिन व्यापक उपभोग को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था कि आमदनी बहुत अधिक और स्थिर हो। यदि रोजगार अस्थिर होंगे तो आय स्थिर नहीं हो सकती। स्थिर आय के लिए पूर्ण रोजगार की आवश्यकता होती है। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम को नियंत्रित करने की शक्ति उपलब्ध हो। युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे आम बोलचाल में विश्व बैंक कहा जाता था, उसका गठन किया गया। यही कारण है कि विश्व बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स संस्थान का ब्रेटन वुड्स ट्विन कहा जाता है। इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को प्रायः ब्रेटन वुड व्यवस्था भी कहा जाने लगा। प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष, चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष, जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था ने पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों और जापान के लिए व्यापार और आय में वृद्धि के लिए एक नए युग का सूत्रपात किया। सन 1950 से सन 1970 के बीच विश्व व्यापार की विकास दर सालाना 8% से अधिक रही। आधुनिक तकनीक से चलने वाले संयंत्रों और उपकरणों के आयात पर बेहिसाब पूंजी का निवेश किया गया। औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी दुनिया का एक बहुत बड़ा भाग यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन था। IMF और विश्व बैंक का गठन तो औद्योगिक देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही बनाया गया था। ये संस्थान भूतपूर्व उपनिवेशों में गरीबी की समस्या और विकास की कमी से निपटने में सक्षम नहीं थे, लेकिन जिस प्रकार यूरोप और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्गठन किया था, उसके कारण ये देश IMF और विश्व बैंक पर बहुत निर्भर तो नहीं थे। इसी कारण 50 के दशक के अंतिम वर्षों में ब्रेटन वुड्स संस्थान विकासशील देशों पर भी पहले से अधिक ध्यान देने लगे। चलिए हम आगे जानते हैं ब्रेटन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत कैसे हुई। 60 के दशक से ही विदेशों में अपनी गतिविधियों को भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धा क्षमता को कमजोर कर दिया था। अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया था। सोने की तुलना में डॉलर की कीमत गिरने लगी थी।
अंततः स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था विफल हो गई और प्रवाहमयी या कह सकते हैं कि अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था प्रारंभ हो गई। 70 के दशक के मध्य से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में भी बड़े परिवर्तन आ चुके थे। अब तक विकासशील देश कर्ज और विकास संबंधी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों पर शरण ले सकते थे। विकासशील विश्व में भी समय समय पर कर्ज संकट पैदा होने लगा, जिसके कारण आय में गिरावट आती चली गई और गरीबी भी बढ़ने लगी। औद्योगिक विश्व भी बेरोजगारी की समस्या झेलने लगा और 70 के दशक के मध्य से ही बेरोजगारी बढ़ने लगी। चीन सन 1949 की क्रांति के बाद विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग ही था, परंतु चीन में नई आर्थिक नीतियों, सोवियत संघ खेमे के बिखराव और पूर्वी यूरोप में सोवियत शैली की व्यवस्था समाप्त हो जाने के पश्चात बहुत सारे देश दोबारा अर्थव्यवस्था का अंग बन गए। चीन जैसे देशों में वेतन तुलनात्मक रूप से कम थे, फलस्वरूप विश्व बाजारों में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वहां अत्यधिक निवेश करना शुरू कर दिया। अधिकतर टेलीविजन, मोबाइल फोन और खिलौने चीन में ही बने होते हैं और वहां के जैसे ही लगते हैं। यह चीनी अर्थव्यवस्था और अल्प लागत अर्थव्यवस्था विशेष रूप से वहां के कम वेतनों का ही परिणाम थे। आज के दिनों में डॉलर का मान समय समय पर बढ़ता और घटता रहा। यह बदलाव मांग और पूर्ति के अनुसार ही होता है। तकनीकी विकास भी हो रहे थे। विनिमय दर उद्योगों की कम वेतन वाले देशों में ले जाने के कारण वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रवाहों पर भी प्रभाव पड़ा। पिछले 2 दशक में भारत, चीन और ब्राजील आदि देशों की अर्थव्यवस्था में आए बड़े परिवर्तनों के कारण विश्व का आर्थिक भूगोल पूरी तरह से बदल चुका था। विनिमय दर स्थिर और अस्थिर दोनों तरह से थी। यानी स्थिर विनिमय दर क्या थी? जो विनिमय दर स्थिर होती उसमें आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ता है, तो ऐसी विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहते हैं। और उसी जगह दूसरी परिवर्तनशील विनिमय दर भी थी। जो इस प्रकार की विनिमय दर जो विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग या आपूर्ति के कारण आधार पर सिद्धांत सरकारों के हस्तक्षेप पर बिना घटते बढ़ते चलती है। इस प्रकार एशिया और अफ्रीका देश स्वतंत्र हो रहे थे, फिर भी गरीबी ज्यादा थी वहां, इसलिए जितने भी स्वतंत्र देश आए सभी ब्रेटन वुड्स संस्थान के सहारे ही थे। इसी प्रकार भूमंडलीकृत विश्व बनने लगा और आज भी है। कुछ देश विकसित हैं, कुछ विकासशील हैं। कालांतर में वैश्वीकरण की प्रक्रिया तीव्र होने के कारण ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का समापन हो गया। इस प्रकार से यह अध्याय पूरा हुआ। यदि आपको यह अच्छा लगा हो तो इसे लाइक अवश्य करें।